हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और सबसे पहले देखो, ये जो चैप्टर है वो अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये अपना फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, यहां से लेकर 16 से लेकर 22 तक सारे चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि फूड क्या होता है। तो देखो, फूड क्या है। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों चाहिए होता है। तो वो फूड जो होता है उन ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करवाता है जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, जैसे प्रोटीन, लिपिड वगैरह। और जो टिश्यू वगैरह डैमेज हो जाते हैं उनके रिपेयर करवाता है और इम्यूनिटी में हेल्प करता है, मतलब डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। तो फूड जो होता है वो बेसिक एक रिक्वायरमेंट होती है। अब फूड के क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, देखो इसी टॉपिक से अपन डाइजेशन पे आएंगे कि डाइजेशन कहां पर है। ठीक है, तो देखो फूड के कंपोनेंट क्या होता है। तो फूड के अंदर जो जो चीजें होनी चाहिए उनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो क्या तीन कैटेगरी में। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और पीछे बचता है वाटर। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें अपन ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं। अपनी फूड जो होती है उसका मेजर जो पार्ट होता है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट आते हैं, फैट आते हैं और प्रोटीन आते हैं। कार्बोहाइड्रेट अपन जनरली एनर्जी के लिए कंज्यूम करते हैं, ये अपना प्राइमरी सोर्स है। मतलब कार्बोहाइड्रेट से अपन क्या करेंगे, अपने अंदर ग्लूकोज बनाएंगे और उससे अपन एनर्जी जनरेट कराएंगे। फैट से भी एनर्जी जनरेट की जा सकती है और प्रोटीन अपनी ग्रोथ और रिपेयर वगैरह में काम में आता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, इनकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट रिक्वायरमेंट होती है अपन को और अपन डाइट में इनको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम भी करते हैं, लेकिन जरूरी है कि इन्हें कंज्यूम किया जाए। और फिर पीछे आता है वाटर। वाटर जो होता है दो काम करता है, अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, दो काम करता है। एक तो मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, अपनी बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है अपनी बॉडी के अंदर, उन सारी रिएक्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनमें चीजें बनती है, फॉर्मेशन प्रोसेस होता है और जिसमें एनर्जी चाहिए होती है। और कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें कोई चीज टूटती है, ब्रेक डाउन प्रोसेस होते हैं और उसमें एनर्जी रिलीज होते हैं। तो जितने भी फॉर्मेशन वाले प्रोसेस है जिसमें एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, और जितने भी ब्रेक डाउन वाले प्रोसेस होते हैं उन्हें कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, और दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जो मेटाबॉलिज्म होती है, जो भी रिएक्शन होती है, वाटर उसके लिए सॉल्वेंट का काम करता है, मीडियम का काम करता है। तो वाटर जरूरी होता है। ठीक है, डाइजेशन के अंदर भी अपन रिएक्शन ही करेंगे तो उसके लिए भी वाटर चाहिए। दूसरा, अपनी जो जितने भी टास्क होते हैं उसकी वजह से बॉडी में लिक्विड की अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगती है। तो अगर अपन वाटर बाहर से नहीं लेंगे तो फिर अपन डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। तो वाटर जो होता है डिहाइड्रेशन से अपन को क्या करता है, बचाता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और वाटर। अब देखो वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन जिस फॉर्म में वाटर को अंदर लेंगे उसी फॉर्म में बॉडी एब्जॉर्ब भी कर लेगी। विटामिन को भी जिस फॉर्म में अपन कंज्यूम करेंगे उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेगी। मिनरल्स भी वाटर के साथ एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। लेकिन ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये अपन जिस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं मेरी बॉडी उसी फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो इन्हें किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो जिस फॉर्म में अपन मतलब अंदर इनटेक करते हैं वो कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है और लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। अपन को उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिसमें अपनी बॉडी उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बोले तो इन तीन की बात कर रहा हूं। और फूड कांट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। इसके अलावा जब अपन कुछ खाना खाते हैं तो न्यूक्लिक एसिड वगैरह भी जाते हैं, तो उनको भी अपन को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दे हैव टू कन्वर्टेड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म, मतलब उन्हें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कंपेरेटिवली सिंपल फॉर्म है और जिन्हें अपन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इट इज अचीव बाय डाइजेशन, और ये किससे किया जाता है, डाइजेशन से किया जाता है, विच इज परफॉर्म्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो किसके अंदर परफॉर्म होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। कोई तकलीफ नहीं, आगे देखते देखो। नेक्स्ट है डाइजेशन। तो डाइजेशन है क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। अपनी एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन लिखी हुई है और अच्छी डेफिनेशन, कि ऐसा प्रोसेस
जिसमें जो फूड सब्सटेंस अपन ने इंटेक किए थे, जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस थे, उनको स्मॉल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन जो होता है दो हिस्से में होता है, एक मैकेनिकल मेथड से और एक बायोकेमिकल मेथड से। मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं, फूड के बड़े पार्टिकल को अपन छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे अपन टिच से जब खाते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा कैसा काम स्टमक के अंदर भी होगा, अभी अपन डिस्कस करेंगे। अभी आप टिच के एग्जाम्पल से समझिए कि बड़े मॉलिक्यूल को अपन छोटे छोटे बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं फूड के, जो अपना बड़ा बाइट होता है उसको अपन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो वो जो है मैकेनिकल मेथड है। इसमें क्या किया जाता है, लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है और तोड़ने से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। देखो एक बड़ी सी चीज, सपोज करो ये एक चीज है, अगर इसको मैं अंदर कंज्यूम करूं और फिर मेरे आगे का जो प्रोसीजर आप सब जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम काम करेंगे, तो एंजाइम यहां सरफेस पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूं तो एक नई सरफेस भी आएगी। बाहर जहां हो रहा था वहां तो होगा ही, यहां पर भी डाइजेशन हो सकता है, एंजाइम कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो जितने छोटे टुकड़े कर दूंगा उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ही आगे डाइजेशन आसानी से होगा। तो मैकेनिकल मेथड में क्या किया जाता है, लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और बायोकेमिकल मेथड, बायोकेमिकल मतलब कोई रिएक्शन टाइप कुछ मेथड होगा, इसमें एंजाइम लिए जाते हैं और हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। हाइड्रो मतलब वाटर, लाइसिस मतलब तोड़ना। यहां पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। यहां पर वो मॉलिक्यूल जिस फॉर्म में इसमें, उसी फॉर्म में इसमें भी है। इसमें मॉलिक्यूल लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई चेंजेस नहीं आए। जो अपन ने पार्टिकल खाए थे वो छोटे छोटे किए अपन ने, लेकिन यह मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और इसके लिए क्या करवाया जाता है, हाइड्रोलाइसिस, और स्पीड अप करने के लिए बायोकैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। बायोकैटालिस्ट क्योंकि ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, इनको जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे उनको अपन बायोकैटालिस्ट या एंजाइम कह सकते हैं। तो बायोकेमिकल मेथड में एंजाइमेटिक मतलब एंजाइम की हेल्प से उन सब्सटेंस का क्या कराया जाता है, हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, जिससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल सोल्यूबल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। कैसे, कार्बोहाइड्रेट जो होगा उसे अपन मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करेंगे। देखो कार्बोहाइड्रेट में जो अपन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होती है जिसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट होती है। जब उनका हाइड्रोलाइज कराते हैं तो उससे बहुत सारी यूनिट मिलती है, इसीलिए उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसे अपन को तोड़ के ऐसी यूनिट बनानी है जिसे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सके, उसे अपन कहेंगे मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज भी एक तरह की मोनोसैकेराइड है। तो कार्बोहाइड्रेट को अपन कंज्यूम तो पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में करते हैं और कन्वर्ट किसके फॉर्म में कर देंगे, मोनोसैकेराइड, और फिर अपनी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाएगी। फैट अपन कंज्यूम करते हैं, बॉडी डाइजेशन में उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगी। प्रोटीन अपन कंज्यूम करते हैं, बॉडी उसे एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगी। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये सिंपल मॉलिक्यूल है। और मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड दोनों कलेक्टिवली किस में आते हैं, डाइजेशन में आते हैं। कोई तकलीफ नहीं। अब आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच परफॉर्म फंक्शन ऑफ डाइजेशन इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। उसे अपन क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। इट कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसके अंदर क्या क्या आएगा, एक तो एलिमेंट्री कैनाल आएगी और एक कुछ ग्लैंड्स होगी, और वो ग्लैंड क्या करेगी, ये एंजाइम रिलीज करेगी जो एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। कौन सी ग्लैंड है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है, ये सब अपन को करना है। तो पहले आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं, ठीक है। देखो आगे अपने एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम दे रखा है ये वाला, तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो अपने डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से समझना। देखो यहाँ से अपना क्या स्टार्ट होता है, माउथ, और ये पूरी एक कैनाल चलती है। देखो ये पूरा जो है एक कैनाल सिस्टम है, यहाँ से ऐसे घूमकर वापस आ रहा है यहाँ तक। और ये लास्ट पोर्शन क्या है, एनस, और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, माउथ से। ये पूरा जो है इसे अपन क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक चलती है, एनस। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन देखूँ तो सबसे पहले तो आता है माउथ, ठीक है। माउथ के बाद आती है बक्कल कैविटी, उसके बाद आता है अपना फेरिंग्स, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं इसोफेगस,
उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जिसे क्या कहते हैं, स्टमक। उसके बाद देखो ये ड्यूडेनम लेबल कर रखी है, फिर जेजुनम लेबल कर रखी है, फिर इलियम लेबल कर रखी है, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, ये कॉलन वाला पोर्शन है पूरा, और फिर ये लास्ट में रेक्टम और ये एनस आ गया। ठीक है, तो ये पूरी अपनी क्या हो गई, एलिमेंट्री कैनाल। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल के क्या क्या पोर्शन होंगे उसे अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो एलिमेंट्री कैनाल जो है, आप भी नोट कर लेना इसे। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से पोर्शन आएंगे उसको अपन को नोट करना है। तो सबसे पहला तो क्या है, माउथ। ठीक है, नंबर 1 पे तो कौन सा आता है, माउथ। उसके बाद आती है बक्कल कैविटी। क्या आती है, बक्कल कैविटी। अब देखते हैं इस बक्कल कैविटी में क्या क्या है। तो अगर गौर से देखते हैं इस बक्कल कैविटी में, एक तो देखो ये लेबल कर रखी है सब मैक्सिलरी सब लिंगुअल ग्लैंड, 2 ग्लैंड हो गई, और एक ये लेबल कर रखी है पैरोटिड ग्लैंड। ये तीनों क्या है, सेलेवरी ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, सेलेवरी ग्लैंड। तो एक तो इसके अंदर होती है सेलेवरी ग्लैंड। एक देखो यहाँ नीचे इसमें क्या होगी, टंग होगी। ठीक है, और क्या होंगे इसके अंदर, टिथ होंगे। ठीक है, और ऊपर की तरफ पैलेट होगा, जो इस डायग्राम में लेबल नहीं है, लेकिन अपन समझते समय बाद में करेंगे। उसके बाद देखो अगर अपन आगे देखें इसमें, तो आगे बक्कल कैविटी के आगे क्या होती है, फेरिंग्स होती है। तो अपन तीसरा पोर्शन क्या लिखते हैं कि इसके अंदर क्या होती है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में देखो एक ट्यूब दिख रही है जिसे अपन ने क्या बोला, इसोफेगस। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, इसोफेगस होती है। इसोफेगस के बाद में क्या होगी, स्टमक होगा। ठीक है, और स्टमक के बाद में क्या होगी, अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर कौन सा होगा, अपने लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के देखें तो इसके भी 3 हिस्से हैं। ये वाला हिस्सा ड्यूडेनम, फिर देखो ये जेजुनम, और फिर क्या लेबल कर रखा है, इलियम। तो इसके भी कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का देखो ये पहला पोर्शन जो है सिक्कम, उसके बाद ये कॉलन, ये भी कॉलन, ये भी कॉलन और ये भी कॉलन। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड हिस्सा कौन सा हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा सिक्कम, दूसरा हो जाएगा कॉलन, और सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रेक्टम। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या खुलता है, एनस। ठीक है, तो ये अपने एलिमेंट्री कैनाल के पोर्शन हो गए। अब एसोसिएट ग्लैंड देखते हैं। तो एक ग्लैंड तो यही है, सेलेवरी ग्लैंड, जो 2 नाम यहाँ दे रखे हैं, एक यहाँ दे रखे हैं। ये अपनी कौन सी है, एसोसिएट ग्लैंड। तो एक तो हो गई सेलेवरी ग्लैंड। एक ये देखो लीवर, देखो यहाँ साइड में रहा लीवर, और लीवर अपना सिक्रेशन इस छोटे से स्ट्रक्चर में स्टोर करता है जिसको क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। और ये अपना सिक्रेशन कहाँ सिक्रेट करते हैं, ड्यूडेनम के अंदर। यहाँ पर एक और एसोसिएट ग्लैंड है, देखो पैनक्रियाज, ये भी अपना सिक्रेशन कहाँ सिक्रेट करती है, ड्यूडेनम में। तो सेलेवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, स्टमक के अंदर भी ग्लैंड होती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और इंटेस्टाइन के अंदर भी होती है जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। तो दूसरा जो पोर्शन था वो अपना कौन सा हो जाएगा, एसोसिएट ग्लैंड। कौन सा हो जाएगा, एसोसिएटेड ग्लैंड। और इसमें से जो ग्लैंड बाहर से दिखती है वो कौन कौन सी है, एक तो है सेलेवरी ग्लैंड। ठीक है, उसके अलावा एक लीवर और एक पैनक्रियाज। 3 ग्लैंड तो ये रही। ठीक है, सामने दिख रही है, लीवर रहा, पैनक्रियाज रहा, और ये सेलेवरी ग्लैंड के नाम रहे। लेकिन एक ग्लैंड और, 2 ग्लैंड और होती है, स्टमक के अंदर होती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, और एक अपने इंटेस्टाइन के अंदर होती है जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो अपना डायग्राम था ये किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये जो दोनों लिखे हुए हैं ये मैं आगे आपको चार्ट में लिख के दे देता हूँ, आप वहाँ से नोट कर लें, ये डायग्राम ड्रॉ कर लें। और फिर ये जो है यहाँ पे साइड में ना ड्रॉ करें, मैं आपको साइड में एक चार्ट पे लिख के दे देता हूँ, आप वहाँ से नोट कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो देखो अभी अपन ने डायग्राम में देखा, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जो कहां से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, जो उसका एंटीरियर ओपनिंग है, आगे की ओपनिंग है, और एनस तक चलती है जो पोस्टीरियर ओपनिंग है। तो एनस और माउथ के बीच की ये जो लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है उसे अपन क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और इसे फूड कैनाल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें फूड आगे मूव करेगा। अब इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट लेते हैं जो कि क्या है, माउथ। क्या होता है माउथ, तो देखो माउथ वो जगह नहीं है जहां टिथ, टंग ये सब होते हैं। माउथ सिर्फ इस ओपनिंग को कहते हैं, लिप्स के बीच की जो ये अपने क्लेफ्ट दिखती है, दरार दिखती है, यही माउथ है।
तो माउथ इज एन अपर्चर बाउंडेड विथ लिप्स एंड एक्ट एज ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और ये किसके अंदर ओपन होती है? नेक्स्ट एक कैविटी में ओपन होती है जिसे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। देखो यहां पर अंदर की तरफ जो कैविटी है उसके दो हिस्से हैं। देखो अपनी जो लिप्स है और टीथ, ये सपोज करो लिप्स है और ये टीथ है, इनके बीच में भी जगह है और अपने टीथ और चिक के बीच में भी जगह है जहां पे अपन ब्रश वगैरह कर सकते हैं। वो वाली जो जगह है जहां पे अपन ब्रश डालते हैं और ब्रश करते हैं, दांतों को साफ करते हैं, वो वाली जो जगह है उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल। स्पेस बिटवीन लिप्स और चिक, लिप्स भी ले सकते हैं और चिक भी ले सकते हैं। और किसके साथ देखना है? लिप्स का टिथ के साथ और चिक का भी टिथ के साथ जो बीच में गैप है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। और ये ट्रू बक्कल कैविटी नहीं है, ठीक है। फिर इसका ट्रू बक्कल पार्ट कौन सा होता है? जो अपने टिथ के बीच में, जैसे इधर टीथ है और आगे की तरफ टीथ है, उसके बीच में जो गैप है जहां पर अपन बाइट को अंदर की तरफ लेकर मेस्टिकेट करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? ट्रू बक्कल कैविटी। वेस्टिब्यूल का क्या काम है? यहां पर खाने को अपन टेम्पररी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अपन खाना खाते हैं और मेस्टिकेशन करते हैं तो अगर मुंह में बड़ा सा अगर अपन फूड पार्टिकल ले लें तो उसको थोड़ी देर के लिए इधर डाल के रख सकते हैं। जैसे अपन कोई भी फूड खाते हैं तो यहां पर डाल के उसको स्टोर कर सकते हैं टेम्पररी, ताकि धीरे धीरे इधर लाके अपन मेस्टिकेट कर सके। ट्रू बक्कल कैविटी जो है एक रूम की तरह होती है। जैसे रूम की वॉल होती है, ऊपर रूफ होती है और नीचे फ्लोर होती है, तो जो रूफ है बक्कल कैविटी की उसे कहते हैं पैलेट। अगर अपनी टंग को अपन ऊपर ले जाएं और जहां पर वो टच हो रही है, अगर अंदर की तरफ मुंह की तरफ अपनी टंग को लिफ्ट करूं और ऊपर की तरफ टच करूं तो वो जहां टच हो रही है वो रूफ है और वो क्या बनाती है? पैलेट। क्या कहते हैं उसको? पैलेट। और नीचे की सरफेस पर क्या है? फ्लोर पे क्या है? टंग है, आप सब जानते हैं। और साइड में क्या है? टिथ है। और वो किसके ऊपर लगे हुए? किसके अंदर है? गम्स के अंदर है, ठीक है। अब एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले पैलेट। पैलेट क्या है? रूफ ऑफ बक्कल कैविटी पैलेट कहलाता है। इसका आगे वाला पार्ट जो है वो हार्ड है। अगर अपनी टंग को आगे टच कराकर पीछे की तरफ ले जाए तो ऐसा लगेगा आगे हार्ड पार्ट है, पीछे की तरफ कैसा है? सॉफ्ट पार्ट है। तो एंटीरियर हार्ड पार्ट होता है पैलेट का, उसे हार्ड पैलेट कहते हैं। और पोस्टीरियर सॉफ्ट पार्ट होता है, उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। अब जो ये हार्ड पैलेट है इसके ऊपर ट्रांसवर्स लाइनिंग होती है। अगर अपनी जीभ को अपन टच करें तो हल्की हल्की फील भी होगी। कार्निवोरस एनिमल्स को देखें तो उसमें बहुत थिक सी दिखती है और हर्बीवोरस में बिल्कुल नहीं होती। अपन ओमनीवोरस है तो थोड़ी थोड़ी होती है। अगर अपने जो पैलेट वाला पोर्शन है उस पर देखें तो ऐसी लाइंस होती है। अगर अपन जीभ को ऐसे फेरे तो अपन को ऐसे लगेगा कि ट्रांसवर्स लाइन है। उन ट्रांसवर्स लाइन को कहते हैं पैलेटाइन रुगे, ठीक है। एक और जो ये आगे वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा? हार्ड पैलेट। उसके बाद पीछे का जो पोर्शन है वो सॉफ्ट पैलेट। और सबसे पीछे एक हैंगिंग स्ट्रक्चर। अपन जब अपने मुंह को ऐसे खोलते हैं तो पीछे की तरफ एक लटकता हुआ कुछ दिखता है, ठीक है। वो जो है उसे कहते हैं यूवला। क्या कहते हैं उसे? यूवला कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने पैलेट के बारे में था। नेक्स्ट लेते हैं अपन टंग के बारे में। तो द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्क्यूलर ऑर्गन। मस्क्यूलर ऑर्गन है, इसमें कोई बॉन नहीं होती, ठीक है। और ये कहां पर होती है? फ्लोर पे होती है बक्कल कैविटी के, और नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है। अगर मैं अपनी टंग को, सपोज करो ये टंग है और इसको मैं ऐसे ऊपर बेंड करूं तो मुझे यहां पर एक फोल्ड दिखता है ना। अपनी टंग ऊपर करके देखना आप क्लास मिरर में, तो आपको देखेंगे कि यहां पर एक चीज होगी जिससे आगे वाला पोर्शन अटैच है। इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? फ्रेन्यूलम कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेन्यूलम कहते हैं। आगे चलते हैं। जो अपनी टंग है उस टंग के ऊपर अगर अपन गौर से देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे दाने जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, ठीक है। इन प्रोजेक्शन को कहते हैं पेपिला। क्या कहते हैं? पेपिला। और देखो पेपिला 4 टाइप्स के होते हैं। अब चाहो तो याद करो, अपनी एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पेपिला 4 टाइप्स के होते हैं, सर्कमवेलेट, फंजीफॉर्म, फोलिएट और फिलीफॉर्म, ठीक है। इनमें से कुछ पेपिला, जनरली इन 2 पेपिला में टेस्ट बर्ड भी होते हैं जिससे अपन टेस्ट फील करते हैं। तो जो टंग जो होती है अपन को मेस्टिकेशन में हेल्प करती है, खाने को दांतों के नीचे इधर उधर करती है, टेस्ट फील करवाती है, टच फील करवाती है खाने का, ठीक है, टेक्सचर फील कर पाते हैं अपन खाने को, और खाने को मेस्टिकेशन में क्या करती है? हेल्प करती है। और साथ में टेम्परेचर वगैरह के बारे में भी बताती है खाने का, और स्पीकिंग में भी हेल्प करती है। क्योंकि अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं इसलिए उस पर फोकस नहीं करते। तो ये टंग के बारे में था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? एक तो कि टंग जो होती है नीचे फ्लोर से जुड़ी रहती है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फ्रेन्यूलम।
टंग के ऊपर प्रोजेक्शन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पेपिला। पेपिला में टेस्ट बर्ड भी होती है, ठीक है। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट जो कि क्या है, टिथ, और इसको अच्छे से समझना, इससे खूब सारे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहला ह्यूमन टिथ जो है वो एक्टोमीजोडर्मल है। मतलब इस टिथ का देखो, अपन ने 3 तरह की जर्म लेयर पढ़ी थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। कुछ चीजें एक्टोडर्म से बनती है, कुछ एंडोडर्म से बनती है, कुछ मीजोडर्म से बनती है। टिथ जो है उसका कुछ हिस्सा अभी अब आगे देखेंगे कौन सा हिस्सा, कुछ हिस्सा एक्टोडर्मल होगा, कुछ मीजोडर्मल होगा। इसलिए टिथ ना तो एक्टोडर्मल है ना मीजोडर्मल, एक्टोमीजोडर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट, अपने टिथ के बारे में कुछ पॉइंट है, एक एक करके देखने। तो देखो, सपोज करो कि ये अपना जो बोन है, ठीक है, तो यहां पर सॉकेट होते हैं, ठीक है, और टिथ जो होते हैं इन सॉकेट के अंदर होंगे, ठीक है। तो अपने टिथ जो होते हैं जो के सॉकेट में होते हैं, इसीलिए अपने टिथ को कहते हैं थीकोडोंट। तो अगर पूछे ह्यूमन टिथ कैसे होते हैं तो वो थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट का क्या मतलब है, टूथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जो बोन। फिर डाइफायोडोंट भी होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि अपनी पूरी लाइफ में 2 टिथ के सेट आते हैं। जब अपन अर्ली स्टेज पे थे, छोटे बच्चे थे, उस समय अपनी मुंह में या अपने माउथ में जो टिथ थे उनको कहते हैं मिल्क टिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क टिथ। और वो कैसे टिथ थे, 20 टिथ अपने मुंह में कैसे होते हैं, मिल्क टिथ होते हैं। और वो एक एज के बाद सारे गिर जाते हैं और रिप्लेस कर दिए जाते हैं दूसरे टिथ से। इसका मतलब ये टिथ कैसे है, मुंह में टेम्परेरी टिथ है। क्योंकि टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि इन रिप्लेस कर देंगे। इन्हें डेसिडियस टिथ भी कहते हैं, मतलब गिरने वाले टिथ भी कह सकते हैं। और ये मिल्क टिथ भी कहलाते हैं, क्योंकि बचपन में अपन कहते हैं ना, ये तो मतलब छोटा बच्चा दूध पीता है, ठीक है। तो टेम्परेरी टिथ भी कहलाते हैं, मिल्क टिथ भी कहलाते हैं, और डेसिडियस टिथ भी कहते हैं, और इन्हें प्राइमरी डेंटेशन कहते हैं। फिर एक एज के बाद में ये 20 टिथ नए टिथ से रिप्लेस कर दिए जाएंगे, और साथ में 12 टिथ और आएंगे। ये जो सारे टिथ है अब दूसरी बार जो आएंगे उन्हें कहेंगे परमानेंट टिथ। ये वापस रिप्लेस नहीं होंगे, ठीक है। तो 20 तो ऐसे थे जो मिल्क भी थे और परमानेंट भी थे, 12 ऐसे होते हैं जो सिर्फ परमानेंट टिथ के समय आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अपने मुंह में टिथ 2 बार आ रहे हैं, पहले अपने कैसे आता है, प्राइमरी डेंटेशन, उसे रिप्लेस कर दिया जाता है किससे, सेकेंडरी डेंटेशन से। इस तरह के डेंटिशन को क्या कहते हैं, डाइफायोडोंट। मतलब लाइफ में टिथ 2 बार आ रहे हैं, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब कितने टिथ होते हैं ये मैं ऐसे तो बता चुका हूं, इनके बारे में भी अभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन टिथ के बारे में कुछ और पॉइंट भी देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखो, अभी तक टिथ के 2 पॉइंट देख चुके हैं कि टिथ जो होता है वो थीकोडोंट होता है, मतलब जो के सॉकेट के अंदर होता है। देखो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो है, ये भी जो है, और ये इसका बीच का सॉकेट है जिसके अंदर टिथ फंसा हुआ है, तो इसीलिए थीकोडोंट क्या। और टिथ में 2 सेट थे, प्राइमरी सेट जो था वो रिप्लेस कर दिया गया किससे, सेकेंडरी सेट से। इसका मतलब टिथ 2 बार आए, सारे तो नहीं लेकिन फिर भी टिथ 2 बार आए, इसलिए डाइफायोडोंट। अब नेक्स्ट है टिथ हेट्रोडोंट होते हैं, मतलब अपने मुंह में जितने भी टिथ होते हैं सारे एक जैसे नहीं होते। 4 टाइप के टिथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर जो होते हैं एकदम फ्लैट होते हैं और पतले से होते हैं, किसी चीज को कट करने के काम आते हैं, कटिंग पर्पज के लिए होते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और टीयरिंग के लिए, चीरने फाड़ने के लिए काम आते हैं। प्री मोलर और मोलर जो होते हैं च्युइंग, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, पीसने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप्स के टिथ होते हैं। इन 4 टाइप्स के टिथ को जब इसका स्ट्रक्चर देखो, ये एक मैंने टिथ ड्रॉ किया है और टिथ किया। इसकी देखो नीचे की तरफ देखो, एक ये रूट है और एक ये रूट है। तो क्या सारे टिथ ऐसे ही होते हैं, नहीं, ये 2 रूट वाला टिथ है, ठीक है, टूथ है, सॉरी, ठीक है। तो टिथ जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं रूट के बेसिस पे भी। या तो एक रूट हो सकती है, वो ऐसे दिखेगी, 2 रूट हो सकती है जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, 2 से ज्यादा रूट मतलब 3 रूट हो सकती है। तो 1 रूट वाले टिथ भी होते हैं, 2 रूट वाले टिथ भी होते हैं और 3 रूट वाले टिथ भी होते हैं। 1 रूट वाले कौन कौन से होते हैं, सारे इंसिजर में 1 रूट होती है, सारे कैनाइन में 1 रूट होती है, लोअर प्री मोलर में 1 रूट होती है, ठीक है। अपर प्री मोलर और लोअर मोलर में 2 रूट होती है, और अपर मोलर में कितनी रूट होती है, 3 रूट होती है। इसको आप अच्छे से याद करना। देखो, थ्योरी में तो अपनी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन एनसीईआरटी बुक जब आप खोलोगे तो साइड में एक डायग्राम बना हुआ है कुछ ऐसा, इसके पास में टिथ ड्रॉ कर रखे हैं,
उसमें कुछ के नीचे एक रूट है, कुछ के नीचे दो है, कुछ के नीचे तीन है। तो एक रूट वाले कौन से होते हैं? इंसीजर, कैनाइन और लोअर प्रीमोलर। दो रूट वाले कौन से होते हैं? अपर प्रीमोलर और लोअर मोलर। और तीन रूट वाले कौन से होते हैं? अपर मोलर। कोई तकलीफ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अपने टिथ जो होता है, देखो अपने टिथ जो होते हैं, ध्यान से सुनना, ऊपर भी देखो एक जो का सॉकेट है और नीचे भी एक जो का सॉकेट। हाँ, एक और चीज, ऊपर वाले जो को क्या कहते हैं? मैक्सिला, जो मूव नहीं करता। नीचे वाला मैंडिबल, जो मूव करता है। ऊपर वाला कौन सा था? मैक्सिला। नीचे वाला कौन सा था? मैंडिबल। अब देखो इसके आधे हाफ में जैसा टिथ का अरेंजमेंट होगा, नेक्स्ट हाफ में भी टिथ का वैसा ही अरेंजमेंट होगा। इधर भी नीचे आधे हाफ में जैसे टिथ का अरेंजमेंट होगा, इस तरफ भी वैसा ही अरेंजमेंट होगा। तो इस आधे हाफ में, अपर और लोअर हाफ में अगर मैं टिथ का अरेंजमेंट शो करूं तो उसे क्या कहेंगे? डेंटल फॉर्मूला। अरेंजमेंट ऑफ टिथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जो इन ऑर्डर। और वो टिथ लिखने किस ऑर्डर में? पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। तो इसे अपन क्या कहेंगे? डेंटल फॉर्मूला। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेंटल फॉर्मूला में जो टिथ का अरेंजमेंट लिखते हैं, ऊपर की तरफ लिखेंगे जो अपर टिथ के होंगे, नीचे की तरफ लिखेंगे जो लोअर टिथ के होंगे, लेकिन वो हाफ के होंगे। ठीक है, हाफ के क्यों लिखे? क्योंकि आधे हाफ में वैसा ही अरेंजमेंट होता है। और अरेंजमेंट लिखते समय सबसे पहले अपन इंसीजर लिखेंगे। ऊपर जो नंबर लिखेंगे वो ऊपर के इंसीजर को शो करेंगे, नीचे जो लिखेंगे वो नीचे के इंसीजर को शो करेंगे। ऊपर जो लिखेंगे ऊपर के कैनाइन को शो करेंगे, नीचे जो लिखेंगे नीचे के कैनाइन को शो करेंगे। प्रीमोलर, प्रीमोलर, मोलर और मोलर, वो भी किसके? आधे हाफ के। ठीक है, ह्यूमन एडल्ट में ये डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3 2 1 2 3। इसे 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा रहे? क्योंकि ये आधे हाफ के। तो देखो ऊपर देखो 2 1 3 3 और 2 कितने होंगे? 5 5 और 3 8। तो ऊपर कितने टीथ है? 8 टीथ है। नीचे कितने टीथ है? 8, लेकिन आधे हाफ में। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर टोटल कितना आएंगे? 16 टीथ। नीचे भी कितने आएंगे? 16 टीथ। टोटल कितने अपने अंदर टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं, ह्यूमन एडल्ट में होते हैं। अब देखते हैं डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ। बचपन में अपने मुंह में, मतलब बहुत छोटे थे तब अपने मुंह में सिर्फ 20 टीथ हुआ करते थे। उस समय फॉर्मूला क्या था? 2102 2102। इसका मतलब देखो एडल्ट में भी 2 इंसीजर थे, वहां पर भी 2 इंसीजर थे। कैनाइन 1 1 थे, इधर भी 1 1 थे उस समय। अभी देखो 2 एडल्ट में क्या होते हैं? 2 प्रीमोलर होते हैं, लेकिन उस समय प्रीमोलर नहीं है। तो अगर आपको पूछे मिल्क टीथ में कौन सा टीथ बिल्कुल नहीं होता, मतलब टीथ के टाइप नहीं होते, तो कौन से नहीं होते? प्रीमोलर बिल्कुल नहीं होते। मोलर अभी कितने हैं? इस हाफ में 3, इस हाफ में 3, इधर भी 3, इधर भी 3, लेकिन बाद में 2 होते हैं ईच हाफ में। इसका मतलब सबसे लास्ट वाला मोलर टिथ भी नहीं होता। ठीक है, तो टोटल इसको अगर अपन देखो, ऊपर भी 5, नीचे भी 5, हाफ हाफ में, तो ऊपर भी 10 टीथ होते हैं, नीचे भी 10 टीथ होते हैं, टोटल 20 टीथ होंगे। ठीक है, अब डेंटल फॉर्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट। देखो 32 में से 20 दांत तो 2 बार आते हैं, लेकिन 12 दांत जो होते हैं सिर्फ एक ही बार आते हैं। उनका फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो जिस जगह पर देखो ये 2 था, तो यहां तो 2 आ गया, तो यहां तो लिख देंगे 0 0। ऐसे मतलब ऐसे इंसीजर कोई नहीं है। यहाँ 1 1 हो चुका है, 1 1 इधर भी हो चुका है, तो ये भी 0 0। यहाँ 2 था, लेकिन यहाँ 0 0 था, तो यहाँ लिख देंगे 2 2। ये टिथ बाद में आते हैं, ये 2 बचपन में तो थे नहीं। यहाँ देखो एडल्ट में 3 3 था, जबकि यहाँ 2 2 था, तो यहाँ 1 1 और लिख देंगे। मतलब 3 दांत ऊपर, 3 ही नीचे, टोटल 6 एक हाफ में। तो दोनों हाफ में टोटल 12 ऐसे टिथ होते हैं जो एक बार ही आते हैं। तो ह्यूमन एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला पूछे तो ये, मोनोफायोडोंट का पूछे तो ये, डाइफायोडोंट का पूछे तो ये। ठीक है, और मिल्क टीथ का पूछे तो भी ये। देखो आगे देखते हैं अपन। देखो जो एक डेंटल फॉर्मूला अपन को करना है प्यूबर्टी के आसपास। जब अपन प्यूबर्टी के आसपास होते हैं, मतलब 14 15 16 एज के होते हैं, उस समय भी अपने मुंह में 32 टीथ नहीं होते, 28 टीथ ही होते हैं। जो लास्ट मोलर होता है, देखो ये फॉर्मूला क्या है? 2 1 2 3, जबकि यहाँ क्या है? 2 1 2 2। मतलब ऊपर वाले हाफ में एक टीथ गायब है, मतलब टोटल 2 टीथ गायब है। और नीचे वाले हाफ में भी देखो 22 आ रहा है, 23 आना चाहिए, मतलब नीचे वाले हाफ में भी एक टीथ गायब है, मतलब दोनों तरफ 2 टीथ गायब है, तो टोटल 4 टीथ गायब है। और इसका मतलब 28 टीथ ही होता है। वो लास्ट जो टीथ है, वो लास्ट मोलर टीथ गायब होता है, जिसे विजडम टीथ भी कहते हैं। तो ये अपन डेंटल फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब आगे बढ़ते, देखो नेक्स्ट जो अपने हैं वो है टिथ के स्ट्रक्चर के बारे में। टूथ का स्ट्रक्चर देखना है अपन को, अच्छे से समझना। अपनी बुक में तो नहीं है, लेकिन प्लीज आप इसे अच्छे से समझे, इतना एक्स्ट्रा चल सकता है।
देखो अपना टूथ जो होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर का जो विजिबल व्हाइट पार्ट होता है उसे कहते हैं क्राउन, गम्स के अंदर जो पार्ट होता है उसे कहते हैं नेक, और सबसे अंदर जो पार्ट है जो के सॉकेट में, उसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये सबसे बाहर की तरफ जो ये लेयर दिख रही है इसे कहते हैं इनेमल। ये हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ होती है जो मेड ऑफ इनेमल की है। हेल्प इन्वेस्टिगेशन, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने हूबहू लिख दिया, इसे अच्छे से याद रखें कि टीथ के ऊपर एक हार्ड च्यूइंग सरफेस होती है इनेमल की बनी हुई। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनेमल, ह्यूमन के अंदर ही नहीं पूरे एनिमल किंगडम में, और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है, और ये जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है जब टीथ का डेवलपमेंट होता है। और कौन बनाती है, एमिलोब्लास्ट सेल बनाती है, और इनेमल जो होता है वो एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में। कोई तकलीफ नहीं। अब बात करते हैं डेंटाइन की। इनेमल के जस्ट नीचे ये वाली जो लेयर दिख रही है ये डेंटाइन है। ये बॉन लाइक हार्ड सब्सटेंस की बनी हुई, लेकिन बॉन नहीं है। ठीक है, ये भी कैल्शियम और फॉस्फेट की बनी होती है, लेकिन इसमें साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। इसे ओडोंटोब्लास्ट सेल सिक्रेट करती है, ये बार बार सिक्रेट किया जा सकता है, और मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। कुछ हिस्सा एक्टोडर्मल, कुछ मीजोडर्मल, इसलिए टिथ कैसा हो गया, एक्टोमीजोडर्मल। इसके अंदर ये जो रेड वाला पोर्शन दिख पा रहे हैं आप, ये क्या है, पल्प कैविटी। और इस पल्प कैविटी की देखो बाउंड्री पे ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहां पर ये ओडोंटोब्लास्ट है जो ऊपर की तरफ क्या सिक्रेट करेगी, डेंटाइन सिक्रेट करेगी। पल्प कैविटी नीचे की तरफ देखो, यहाँ इस वाले में खुल रही है, ये कौन सा पार्ट है, रूट वाला पार्ट, और रूट में एक कैनाल है, इस पोर्शन को रूट कैनाल कहते हैं। ठीक है, यहां से ब्लड वेसल्स ऊपर जाती है, न्यूट्रिशन लेके जाती है, यहां से नर्व्स भी ऊपर जाती है। ठीक है, पल्प कैविटी जो है नीचे की तरफ एक पोर से खुलती है जिसे क्या कहते हैं, एपिकल फोरामन कहते हैं। ठीक है, एक और चीज अच्छे से समझना आप मेरी बात को, ये देखो अपने टिथ है। ठीक है, ये अपने मान लेते हैं, एक मिनट रुकना आप, ये अपने टिथ का जो का सॉकेट है, और ये अपने टिथ की बाहर वाली बाउंड्री। अब इन दोनों को भी तो अपन को जोड़ के रखना पड़ेगा, तो इनको जोड़ने के लिए देखो दो चीजें होती है। एक होती है टिथ वाली साइड में, टिथ वाली साइड में यहां पर एक तरह का सब्सटेंस होता है, इस सब्सटेंस को कहते हैं सीमेंटम। क्या कहते हैं, सीमेंटम। और जो वाली साइड में यहां पर लिगामेंट होता है, और इनको कहते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। देखो यहां पे आप देख पा रहे हैं सीमेंटम और पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, ये टिथ और जो के सॉकेट के बीच में, और ये इन दोनों को चिपका के रखती है, एकदम टाइटली बाइंड करके रखती है। तो एपिकल फोरामेन क्या हो गया, जहां से ब्लड वेसल्स नर्व्स ऊपर जाती, अगर ये बंद हो जाए तो टिथ की ग्रोथ रुक जाएगी। और अपन में ऐसा होता भी है, एक एज के बाद अपने टिथ और ज्यादा ग्रो नहीं करते क्योंकि ये बंद हो जाता है। कुछ एनिमल में कुछ पर्टिकुलर टिथ के लिए ये खुला रहता है, तो पूरी थ्रू आउट लाइफ वो ग्रो करते रहते हैं। सीमेंटम और पेरिडोंटल मेम्ब्रेन का फंक्शन समझ में आ गया। नीचे वाले पोर्शन को जो के सॉकेट में टाइटली बाइंड करके रखेंगे। पल्प कैविटी क्या होती है, जब ब्लड वेसल्स नर्व्स जाती है, इसके अंदर ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है, डेंटाइन सिक्रेट करती है। डेंटाइन हार्ड बॉन लाइक मटेरियल होता है, और उसके ऊपर एक थिक हार्डेस्ट कवरिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। इनेमल एक्टोडर्मल होता है, डेंटाइन मीजोडर्मल होता है। इतनी आप इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा और कर लें, बाकी और भी कराने को तो बहुत कुछ करवाया जा सकता है, लेकिन इतना काफी होगा। तो आज के वीडियो में अपन ने बक्कल कैविटी के अंदर जो जो चीजें थी उन सब के बारे में किया। आगे का हिस्सा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।